भूखे बच्चे ने सिर्फ एक रोटी मांगी थी। करोड़पति व्यक्ति ने जवाब में कुछ ऐसा किया जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। और फिर जो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ना वो बच्चा जानता था और ना वो अमीर आदमी कि एक छोटी सी भूख एक पूरी कहानी को जन्म दे देगी। एक ऐसी सच्ची घटना जो रूह को झकझोर देगी। आखिरकार क्या हुआ था उस दिन? क्यों एक रोटी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह बन गई? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें, जिससे हम अगली वीडियो में आपके नाम ले सकें। दोस्तों, कभी कभी जिन चीजों को हम फेंक देते हैं वही किसी की जिंदगी का आखिरी सहारा होती है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले की है, जहां सुबह सुबह शहर के एक कोने में एक पुरानी सी चाय और ब्रेड पकोड़े की दुकान पर एक 10 साल का बच्चा बैठा हुआ था। कपड़ों पर हल्की धूल थी, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में कुछ ऐसा राज था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। दुकानदार फिलहाल कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए बच्चा अकेले बैठा था। तभी एक सफेद कार से उतरा एक सादा मगर बेहद सभ्य और सलीकेदार नौजवान। नाम था अजय शर्मा। उम्र लगभग 28 साल। पहनावे से कोई बड़ा अफसर या बिजनेसमैन लग रहा था, लेकिन चेहरे पर अकड़ नहीं बल्कि एक अपनापन और शांति झलक रही थी। वो अक्सर छोटे स्टॉल से खाना खाना पसंद करता था, क्योंकि उसे लगता था कि जब हम छोटे दुकानदारों से कुछ खरीदते हैं तो सिर्फ खाना नहीं, किसी की उम्मीदें भी बचाते हैं। अजय ने इधर उधर देखा और पूछा, भाई साहब हैं क्या? बच्चा हल्के से बोला, अंकल वो कुछ सामान लेने गए हैं, आप चाहे तो इंतजार कर सकते हैं। अजय मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बेटा, पर मुझे बहुत भूख लगी है, क्या ब्रेड पकोड़े मिल सकते हैं? बच्चे ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप उसकी तरफ देखा और फिर कुछ पल रुककर धीमी आवाज में बोला, साहब आप मत खाइए, ये ब्रेड पकोड़े ये आपके लिए नहीं है। अजय यह सुनकर चौंक गया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, क्यों बेटा, इनमें कुछ गड़बड़ है क्या? बच्चा फिर कुछ नहीं बोला। अजय उसके पास जमीन पर ही बैठ गया और बहुत नरमी से बोला, बेटा क्या बात है, क्या इन पकौड़ों में कुछ खराबी है? मुझे सच सच बताओ जो तुम मुझसे मना कर रहे हो। फिर बच्चे ने बड़ी मासूमियत से अपनी भीगी आंखें अजय की आंखों में डालकर कहा, नहीं साहब, खराब नहीं है, पर अगर आपने खा लिए तो आज मैं और मेरी छोटी बहन शायद भूखे ही सोएंगे। यह सुनते ही अजय जैसे सुन्न हो गया। उसका दिल एकदम से कांप उठा और बोला, बेटा तुम कौन हो? क्या यह दुकान तुम्हारे पापा की है? बच्चा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, नहीं अंकल, यह दुकान तो दीनदयाल अंकल की है। वह हमें रोज शाम को जो बच जाता है वह खाने को दे देते हैं। मेरे पापा अब कहीं काम नहीं करते। मम्मी को कैंसर था, वो 1 साल पहले चली गई। पापा मम्मी के जाने के बाद बहुत बदल गए हैं। अब ज्यादातर टाइम शराब पीते हैं और कई कई दिन घर ही नहीं आते। मैं और मेरी बहन पूजा बस ऐसे ही दिन काट रहे हैं। स्कूल भी छूट गया है, पर क्या करें, उसे भूख बहुत लगती है, छोटी है ना। इतना कहते कहते बच्चे की आवाज भर गई और उसकी आंखें पूरी तरह भीग गईं। अजय की आंखें भी अब नम हो चुकी थीं। उसने जेब से रुमाल निकाला और अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा सबसे पहले तो यह ब्रेड पकौड़े तुम खाओ और तुम्हारी बहन को भी खाना चाहिए। दुकानदार आएगा तो मैं पैसे दे दूंगा। बच्चा मना करता रहा, नहीं साहब अंकल, वैसे ही हमें दे देते हैं, आप क्यों खर्च करोगे? लेकिन अजय जिद पर अड़ा रहा, बेटा भगवान ने मुझे इसी दिन के लिए थोड़ा ज्यादा दिया है ताकि मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। इतने में वो लड़की भी आ गई, छोटी दुबली पतली सी, पांव में टूटी चप्पल, गले में एक पुरानी सी माला। नाम था पूजा। राजू ने मुस्कुराकर उसे ब्रेड पकौड़ा दिया जैसे कोई खजाना मिल गया हो। कुछ देर बाद दीनदयाल अंकल भी आ गए और सारा माजरा समझने पर जब उन्हें अजय की मंशा और बच्चों की हालत का पता चला तो वह खुद भी कुछ देर शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, साहब जब तक मेरे पास ब्रेड पकौड़ा रहेगा ये बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ, मदद आपकी जैसी कोई नहीं कर सकता। अजय ने अपने बटुए से 2000 रुपए निकालकर दुकान में रख दिए और कहा, ये बच्चों के खाने के नहीं, उन सभी के लिए है जो भूखे पेट सो जाते हैं। पर बोलते कुछ नहीं। यह सुनकर वहां खड़े 2-3 और लोग भी भावुक हो गए और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इन बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अजय का दिल अब बेचैन हो चुका था। उस बच्चे की मासूमियत, उसकी भूख, उसकी आंखों की चुप्पी, सब कुछ उसे भीतर से झकझोर चुका था। उसने दीनदयाल जी से धीमे स्वर में कहा,
क्या आप मुझे इन बच्चों के घर तक ले चल सकते हैं? दीनदयाल थोड़ा चौंके। बोले, साहब घर तो कहने को है, लेकिन आप चलिए, मैं दिखा देता हूं। तीनों, अजय, दीनदयाल और दोनों बच्चे धीरे धीरे उस तंग गली की ओर बढ़े जहां बच्चे रहा करते थे। सड़क की दोनों ओर झोपड़ियां थीं। उन्हीं के बीच एक टूटी सी झोपड़ी के सामने बच्चे रुके। अजय ने जब उस झोपड़ी के अंदर झांका तो उसके कदम जैसे जम गए। हो ना कोई बिस्तर, न ढंग की चादर, न बिजली, न पंखा, बस एक मिट्टी का चूल्हा और दीवार के सहारे टिक कर रखी हुई दो खाली स्टील की प्लेटें। अजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका कलेजा निचोड़ दिया हो। वह एक पल को अंदर गया, हाथ से छू कर देखा। जमीन पर पड़ी एक बोरी ही बच्चों का बिस्तर थी और कुछ टूटी किताबें एक कोने में सिमटी पड़ी थीं। उसने खुद से कहा, अगर आज मैं चुप रहा तो मेरा इंसान होना अधूरा रह जाएगा। तभी बगल की झोपड़ी से एक वृद्ध महिला निकली। झुकी कमर, सफेद बाल और आंखों में ममता का समंदर। बोली, बाबूजी, आप इनके लिए आए हैं। मैं जानती हूं इन बच्चों का क्या हाल है। इनकी मां मेरी बहन जैसी थी। जब तक जिंदा थी सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से ऊपर वाला उन्हें ले गया, ये बच्चे जैसे अनाथ हो गए हैं। इनका बाप अब शराब में डूब चुका है, कई बार रात भर आता ही नहीं। अजय ने उस वृद्ध महिला के हाथ पकड़कर कहा, अम्मा, क्या आप इन बच्चों की देखभाल कर सकती हैं? मैं आपको हर जरूरी मदद करूंगा। बस इतना भरोसा दिलाइए कि यह बच्चे अब भूखे न सोएं। अब अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे और हल्की आवाज में बोली, बेटा, बच्चों को पालने के लिए रिश्ता नहीं, ममता चाहिए होती है, और वो मेरे पास है। मैं इन बच्चों को अपने पोते पोती जैसा मान लूंगी। अजय ने जेब से 10,000 रुपए निकाले और अम्मा को दे दिए और कहा, अम्मा, यह कुछ शुरुआती मदद है। स्कूल की फीस, कपड़े, खाना, सब कुछ मैं देखूंगा। हर हफ्ते आकर मिलूंगा और इनका भविष्य मैं बदल कर रहूंगा। अम्मा की आंखें सजल थीं, लेकिन अब उनमें उम्मीद की लौ चमक उठी थी। अजय ने उसी दिन एक लोकल स्कूल में जाकर इन बच्चों का दाखिला करवाया। कुछ कपड़े, एक टेबल, एक पंखा और एक सोलर लाइट की व्यवस्था की, और जाते जाते वह दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखकर बोला, तुम दोनों को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भूख, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा भविष्य अब मेरी जिम्मेदारी है। बच्चे उसे जाते हुए देख रहे थे और पूजा धीमे से बोली, भैया, वो फरिश्ते कैसे होते हैं? राजू ने जवाब दिया, शायद ऐसे ही होते हैं। 4 दिन बीत चुके थे। राजू और पूजा अब अम्मा के साथ रह रहे थे। सुबह स्कूल जाते, शाम को पढ़ाई करते, और अब उनके चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कान लौट आई थी जो कब की खो चुकी थी। घर में अब उजाला था। फिर एक शाम को झोपड़ी के बाहर किसी के डगमगाते कदमों की आवाज आई। अम्मा ने दरवाजा खोला। सामने वही था राजू और पूजा का पिता विनोद। चेहरे पर थकान, कपड़ों पर धूल और झुकी हुई गर्दन। विनोद नशे में नहीं था, लेकिन वह नशे के असर से टूटा हुआ इंसान जरूर लग रहा था। उसने धीरे से पूछा, बच्चे कहाँ हैं? पूजा दरवाजे के पीछे से निकल कर आई और पहली बार उसके होठों पर डर की जगह एक सुकून था। विनोद ने झोपड़ी के अंदर झांका और वो जो उसने देखा वो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। घर में सोलर लाइट जल रही थी, टेबल पर किताबें रखी थीं, बच्चों के पास नए बैग थे और अम्मा उन्हें पढ़ा रही थीं। उसकी आंखें भर आईं, उसके गालों पर आंसू बहने लगे और वो वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, ये सब कैसे हुआ? अम्मा धीरे से बोली, एक फरिश्ता आया था बेटा, तुम्हारे बच्चों को भगवान ने किसी नेक दिल इंसान से मिला दिया। विनोद कुछ नहीं बोला, बस आंखें मूंद लीं। फिर कांपती आवाज में बोला, मैंने बहुत बड़ी गलती की है अम्मा। पत्नी के जाने का दुख तो था, पर मैंने बच्चों से भी मुंह मोड़ लिया, शराब में सब कुछ डुबो दिया। क्या अब भी कुछ बचा है? सुधारने को अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जितनी जिंदगी बची है उतनी बहुत है। अगर तुम चाहो तो फिर से बाप बन सकते हो, सच्चा बाप। विनोद ने उसी पल एक वादा किया कि आज से वह शराब को हाथ नहीं लगाएगा और वह मजदूरी करेगा, ईमानदारी से कमाएगा और बच्चों को खुद संभालेगा। वो अगले दिन ही सुबह सवेरे पास के निर्माण स्थल पर काम ढूंढने निकल गया। काम मिला, पर मजदूरी थोड़ी थी, पर मेहनत सच्ची थी। हर रोज शाम को जब वो घर लौटता तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाता और कभी उनका होमवर्क देखता, कभी उनके पैरों की धूल साफ करता। वह अब फिर से पिता बनना सीख रहा था। 20 दिन बीत चुके थे। अब इन 20 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। राजू और पूजा अब रोज स्कूल जाते थे। उनके कपड़े साफ होते थे, टिफिन में अम्मा के हाथों से बना खाना होता था, और सबसे बड़ी बात, उनके पिता
विनोद अब हर सुबह मजदूरी पर जाया करते थे। उसके हाथों में छाले थे, बदन पर थकावट थी, लेकिन अब उसकी आंखों में शराब की लालिमा नहीं, बच्चों के लिए कुछ कर गुजरने की चमक थी। हर दिन वो सुबह सबसे पहले भगवान के सामने सिर झुकाता और कहता, हे ऊपर वाले, आज सिर्फ मेरी मेहनत चले, कोई बहाना नहीं। और फिर आया वो दिन जिस दिन अजय दोबारा उस गली में पहुंचा। अजय के साथ एक बैग था, उसमें बच्चों के लिए किताबें थीं, कुछ जरूरी चीजें। लेकिन जब वह झोपड़ी के पास पहुंचा तो कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वह खुद कुछ पल के लिए वहीं थम गया। झोपड़ी के बाहर विनोद बैठा था, मिट्टी से सने हाथ, माथे पर पसीना और पास में रखा हुआ दोपहर का खाना। राजू पास में बैठा होमवर्क कर रहा था और पूजा विनोद के कंधे से लिपटी हुई थी। अजय कुछ पल खड़ा रहा, फिर धीरे से आवाज दी, विनोद जी। विनोद ने जैसे ही मुड़कर देखा, एकदम से खड़ा हो गया और झिझकते हुए बोला, साहब, आपने इतने दिन बाद आए हो। तभी अजय मुस्कुराया और बोला, मैं देखना चाहता था कि बच्चों के पिता में कोई बदलाव आया कि नहीं, या फिर पहले जैसा शराब के नशे में धुत है। विनोद ने आंखों में नमी लिए जवाब दिया, साहब, मैं आज खुद को झोपड़ी से इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं और यह सब सिर्फ आपकी वजह से है। अगर उस दिन आपने राजू की बात नहीं सुनी होती तो शायद आज मैं भी कहीं नशे में पड़ा होता और मेरे बच्चे कहीं फुटपाथ पर। इतना कहकर वो अजय के पैरों में झुकने लगा, लेकिन अजय ने फौरन उसे थाम लिया। नहीं विनोद जी, आप अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मैं बस एक जरिया था, असली बदलाव आपने खुद किया है। अजय ने राजू के सिर पर हाथ रखा और राजू को गोद में उठाया और कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास अब एक मजबूत पिता है और जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे साथ हूं। उस दिन पहली बार विनोद खुलकर मुस्कुराया और उस मुस्कान में पछतावा नहीं, आत्मसम्मान था। वक्त बीतता गया, गली की वह टूटी फूटी झोपड़ी अब भी वही थी, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोग अब बिल्कुल बदल चुके थे। विनोद अब हर सुबह उठकर काम पर निकल जाता था। वो थकता था, लेकिन उस थकान में भी उसे अपने बच्चों के सपनों की चमक दिखाई देती थी। पूजा स्कूल में तेजी से आगे बढ़ रही थी और राजू अब इंटर कॉलेज में पहुंच चुका था। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अब उसकी आंखों में एक सपना भी था। मैं बड़ा होकर उन बच्चों के लिए काम करूंगा जो कभी किसी को कह नहीं पाते कि उन्हें भूख लगी है। इसी दौरान कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी रखी गई। हर विद्यार्थी को मंच पर आकर अपनी जिंदगी की एक कहानी साझा करनी थी। जब राजू का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल शांत हो गया। वह मंच पर पहुंचा, हाथ में माइक लिया, कुछ पल आंखें बंद रखी और फिर बोला, मैं कोई स्पेशल नहीं हूं। मैं उसी गली से हूं जहां हर तीसरे घर में भूख और अंधेरा एक साथ बैठते हैं। मैं वही बच्चा हूं जो एक दिन ब्रेड पकौड़े की दुकान पर बैठा था और एक अमीर आदमी से कहा था, साहब, यह आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस दिन अगर वह पकौड़े बिक जाते तो मेरी बहन भूखी सो जाती। अब पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया। मेरी मां की मौत ने मेरे पिता को तोड़ दिया था और उनकी टूटन ने हमें लगभग बर्बाद कर दिया था। लेकिन एक अनजान इंसान एक फरिश्ता बनकर हमारी जिंदगी में आया और उसने सिर्फ हमें खाना नहीं दिया, हमें जीने की वजह दे दी। आज मैं जिस मंच पर खड़ा हूं वो सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं, उस एक इंसान की संवेदनशीलता का फल है। अगर वह ना होता तो शायद मैं जेबें काट रहा होता या सड़क पर पड़ा होता। मैं जानता हूं कि यह दुनिया सबको एक जैसी नहीं मिलती, लेकिन अगर एक इंसान एक भूखे बच्चे को देख ले तो शायद एक कहानी बदल सकती है। इतना कहकर राजू की आवाज रुक गई। भीगी आंखों से उसने कहा, धन्यवाद उस फरिश्ते को और मेरी अम्मा को जिन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उस भीड़ में कहीं पीछे खड़ा एक शख्स, अजय शर्मा, अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहा था। दोस्तों, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी वह हालात की, मजबूरी की और समाज की आंख मूंद लेने वाली बेरुखी की भी होती है। और अगर इस दुनिया में कोई सच्चा फरिश्ता है तो वह वो इंसान होता है जो भूखे को खाना, बेसहारे को सहारा और टूटे हुए दिल को फिर से जीने का हौसला देता है। अब एक सवाल आप सभी से, अगर आप अजय की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी किसी अनजाने मासूम की तकलीफ को महसूस कर पाते? क्या आप भी आगे बढ़कर किसी की जिंदगी बदलने की हिम्मत दिखा पाते, या फिर आप भी दुनिया की तरह सब देखकर भी अनदेखा कर देते? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जवाब शायद किसी और के अंदर सोई इंसानियत को जगा दे। और हां, अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो
तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।